मंडी इलाके में आतिशज़दगी की वजह से 43 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई है। साथ ही इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जानिब से मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस हादसे में ज्यादातर मजदूर हलाक हुए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मरने वालों के अहल खाना को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं जख्मियों को मुफ्त इलाज के साथ साथ 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले से जुड़े मुलजमीन की जल्द गिरफ्तारी अमल में आएगी। और इस वक्त पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर आनंद, हमारे दिल्ली नुमाइंदे। शंकर, जिस तरह से सुबह के वक्त में ये आग लगी है, इतना वक्त गुजर चुका है, मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, क्या स्थिति है, क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या जानकारी आप देंगे? निश्चित तौर पे देखिए, ये दिल को दहला देने वाले पूरे घटना है। जिस तरह से बकायदा ये घटना हुई है, इस मामले में बकायदा अब तक 45 से ज़्यादा लोगों की मौत की औपचारिक तौर पे पुष्टि की गई है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो काफ़ी उसमें इजाफा होने की संभावना है जी। लेकिन हादसा कैसे हुआ और किस तरह से बकायदा हुआ, इस मामले में जानते हैं वो चश्मदीद से ही। और इसके साथ ही अगर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो मरने वाले की तादाद है और जो घायल हैं उसमें ज़्यादातर लोग बिहार मूल के रहने वाले हैं और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं जी। मैं जानना चाहूँगा, पहले आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा और किस तरह से पूरा ये मामला हुआ वो बताइए। देखिए, जब मैं अभी सुबह जब फजर की नमाज़ के लिए उठा हूँ। क्या नाम है? मशहूद नाम है मेरा। मैं बिहार मधुबनी ज़िला मलमल बस्ती। जब मैं फजर की नमाज़ के लिए उठा हूँ तो देखा हूँ बहुत तफरा तफरी का मामला था। लोग जो है यानी कि बहुत चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तो कुछ लोग जो है यानी कि ऊपर से आवाज़ लगा रहे थे, बचाओ मेरे बच्चों को, बचाओ बचाओ मेरे बच्चों को बचाओ। औरतें भी आवाज़ लगा रही थी, औरतें भी आवाज़ लगा रही थी, बड़े बड़े लोग आवाज़ लगा रहे थे। तो लोग हर तरह से कोशिश कर रहे थे इसे किस तरह बचाया जाए। फिर लास्ट में एक खिड़की को तोड़कर 5वीं मंजिल की खिड़की चिमनी मिल के यानी कि अनाज मंडी के पीछे वाले हिस्से से खिड़की तोड़कर लोगों को निकाला गया। तकरीबन 25 से 30 लोगों को मेरी निगाह के सामने निकाला गया है बिल्डिंग के अंदर से। उसमें एक मरने वाला अफराद जो है वो शाकिर नाम है, वो मेरा दोस्त था, बचपन में हम लोग साथ में रहे हुए हैं। वो लड़का जो है यानी कि जब आग लगी थी तो वो बाहर निकल गया था। फिर वापस से जो है मोबाइल और 20,000 रुपये थे वो लेने के लिए, और इरादे से कि किसी को उठा भी लेंगे, किसी को निकाल भी लेंगे, बचा भी लेंगे, क्योंकि आग की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी उस वक्त। फिर ये गया, जब अंदर गया वो निकालने के लिए तो वो अंदर फंस गया। फिर घबरा गया, रोने लगा। फिर घर में फ़ोन लगाया अपनी अम्मी को, बोला अम्मी मैं पैसे और मोबाइल लेने के लिए आया था, मैं अंदर फंस गया बुरी तरीके से, अब मैं नहीं निकल पाऊँगा अम्मी। और आग की लपट में आ गया। उसके बाद से उनके घर वालों से संपर्क नहीं हो पाई, उससे बात नहीं हो पाई। कुछ देर के बाद उसकी डेड बॉडी बाहर निकली है। काफ़ी वो दिल को दहला देने वाला वो हादसा रहा होगा जो जिस वक्त में आप लोग देख रहे होंगे, और जिस तरह से आपके जानकार भी जो है वो भी उसका भी इंतकाल हो गया। तो अब तमाम जो लोग हैं अस्पताल पहुंचे हुए हैं, तो किस तरह से बाकायदा यहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया गया वो बताइएगा। देखिए, अभी अस्पताल तक जहाँ तक का मामला है कि तो अस्पताल में तो अभी मिलने नहीं दिए हैं कौन कौन है, कहाँ से है। अभी उसमें और भी पहचान वाले निकल सकते हैं, और भी लोग निकल सकते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि वहाँ भी मिलने नहीं दे रहे हैं और यहाँ भी मुलाकात नहीं हो पा रही। अंदर जाने का मौका नहीं मिला है जो पता चलेगा अभी हमारे और कितने रिश्तेदार हैं, कौन कौन है, कैसी दर्दनाक मौत उन लोगों के साथ हुआ, ये कुछ अभी पता नहीं चल पा रहा है। वो तो शाम के बाद ही कुछ पता चल पा। किन किन इलाकों में, खासकर बिहार में किन किन इलाके, बिहार और बंगाल के कहाँ के लोग रहने वाले थे? ऐसे तो मुख्तलिफ इलाकों के थे, बिहार के हर एरिया के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो मधुबनी ज़िला, बासोपट्टी, मलमल, सहारघाट साइड के लोग थे, ये लोग ज़्यादा थे। बाकी दरभंगा, सहारनपुर, हर जगह के लोग थे यहाँ पे, यूपी वाले भी थे, बंगाल से भी थे, हर जगह से लोग थे। लेकिन जो हुआ वो बहुत भयानक था, बहुत दर्दनाक था, दिल को दहला देने वाला था। मैं जहाँ तक समझता हूँ दिल्ली के अंदर इससे बड़ा जो कांड था, हादसा जो था वो नहीं हुआ होगा। ये करोल बाग से भी ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा दिल दहलाने वाला हादसा था। सबको झिंझोड़ कर रख दिया इस हादसे ने। तो जिस तरह से मामला हुआ है, क्या इस मामले में आप लोग कुछ अपील करना चाहेंगे कि सरकार से, कि जैसे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, हालांकि क्या आग की कुछ वजह आप लोगों को पता चल पाई है? ये तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सुबह का वक्त था, 4:30-5 बजे का वक्त था। उस वक्त में सब जो है यानी कि नींद की गहरी, यहाँ सो रहे होते हैं और गहरी नींद में होते हैं। उस वक्त ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कुछ कह नहीं सकते। बस सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो पूरी कोशिश करे कि इसके पीछे क्या है, क्या वजह है, किस तरह से। शंकर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस इमारत में आग लगी है वो उस बिल्डिंग में आखिर ऐसा क्या था, क्योंकि 3-4 फ्लोर पर लगातार आग लगती है। बताया जा रहा था शुरुआत में कि इसमें कुछ काम भी होता है, इस बिल्डिंग में बैग बनते हैं,
फाइल फोल्डर्स बनते हैं, खिलौने बनते हैं। तो क्या इस बिल्डिंग में इस तरह की परमिशन थी? अनाज मंडी के पीछे वाला हिस्सा ये बताया जा रहा है, अनाज मंडी से एक तरह से ये अलग है। देखिए अब तक इस मामले में जो दमकल विभाग के कर्मचारी इस मामले में तफ्तीश कर रहे थे और दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही थी, उनका कहना है कि इस बिल्डिंग को फायर ब्रिगेड से कोई एनओसी नहीं मिली थी, यानी कि सुरक्षा और बचाव के जो उपकरण होने चाहिए थे वो उपकरण वहाँ पे नहीं थे। इस मामले में मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक FIR जरूर रजिस्टर किया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे मजदूर थे जो दिन भर मजदूरी करने के बाद रात में उसी फैक्ट्री में सो जाते थे और जिसकी वजह से बाकायदा लोग वहाँ पर ज़्यादा काफ़ी तादाद में थे। अभी पिछली बार जो आग लगी थी तो दिल्ली के जो कमिश्नर थे वो आए थे, हर एक फैक्ट्री के अंदर आने के बाद जो है यानी कि फायर का इंतज़ाम किया उसने। जिस फैक्ट्री के अंदर नहीं था, हर फैक्ट्री के अंदर भी, मेरी फैक्ट्री के अंदर भी है, और बाज़ाफ्ता अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उनके पास लाकर सिलेंडर रख दिया गया कि भाई तुम अपनी बचाव के लिए रखो, तुम 10 दिन में 15 दिन में पैसे दे देना। पर ये चीज़ हर फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, लगभग फैक्ट्रियों के अंदर अगर 1500 फैक्ट्री है तो समझ लिए 1200 फैक्ट्री के अंदर वो फायर रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो वो फायर के उपकरण रखे हुए हैं, तो क्या लगता है कि लोग आज सोए हुए थे, अचानक ये हादसा हुआ तो उसकी वजह से लोग वो बस अचानक की वजह से नहीं हो पाया। और दूसरी बात, जो धुआं जिस कदर धुआं था ना बिल्डिंग के अंदर, लोग अगर निकलने की कोशिश भी करते तो नहीं निकल पाते। तो यहाँ पे जो मामले की नज़ाकत को समझा जा सकता है, जो हालात हैं उसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो इनका कहना है कि वहाँ पे बहुत सारे जो सिलेंडर जो होते हैं, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो अफरा तफरी का जो माहौल होता है, उस माहौल में लोग को कुछ पता नहीं चल पाता है। और ख़ासकर मजदूर के तबके के जो लोग वहाँ पे पड़े हुए थे और सो रहे थे, जो सुबह का जो 4 से 5 बजे का वक्त होता है वो काफ़ी नींद भरा होता है, उस वक्त में लोग काफ़ी नींद में होते हैं, तो इस वजह से वो हादसा और बड़ा हो गया। और पहले भी यहाँ पर अगर बात करें तो ये काफ़ी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर जिस फैक्ट्री में जो लोग थे वो बाकायदा सो रहे होते हैं। तो जिस वक्त में ये हादसा हुआ, हादसा में लोग अगर जाग रहे होते या दिन में ये हादसा होता तो निश्चित तौर पे ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। इसके साथ साथ जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इस वक्त में मौके पर FSL की टीम, यानी कि जो लेबोरेटरी की जो टीम है बाकायदा वो यहाँ पे पहुँची हुई है, जो इस मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर किस तरह से कहाँ पे वो हादसा हुआ है। तो इन तमाम मामलों की विस्तार से जांच चल रही है। जी शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप जिन साहब से वहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ पर तकरीबन फैक्ट्रीज में जो है फायर सेफ्टी के लिए सिलेंडर्स दिए गए थे, तो सेफ्टी मेजर्स के लिए इन तमाम फैक्ट्री वालों को या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, क्या उनको इस तरह की कोई तरबियत या कोई ट्रेनिंग या इस तरह का कि ऐसे हादसात में आपको किस तरह के जो है स्टेप्स लेने हैं, क्या इस तरह की कोई वहाँ पर लोगों को जानकारी है? जी, हम समझते हैं इनसे बाकायदा। और जो आप लोगों को सिलेंडर दिए जाते थे गैस वाले, लेकिन क्या इसकी कोई ट्रेनिंग हुई आप लोगों की, या आप लोगों को कभी बताया गया कि कैसे आग लगने पे किस तरह से बाकायदा उसका बचाव करना है? नहीं, इस्तेमाल करने का नहीं, ये बात नहीं बताते हैं, ये बात नहीं बताया। बस पहले भी फैक्ट्री में आग लग चुकी थी, तो ये तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए ना, ये बात नहीं बताए। बाकी सिलेंडर दिया गया था, नहीं वो नहीं बताया गया था। तो फिलहाल उस चीज़ को अगर समझा जाए कि सिलेंडर तो उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन आम लोग हैं जो काम करने वाले हैं उनको भी विशेष तरह की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जिससे कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है, अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो लोग बाकायदा अपना बचाव खुद से कर सकें। तो इसकी भी आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं एक मामले में यहाँ भी ये चूक है कि तमाम जो ऐसे इलाके जहाँ पर फैक्ट्री चलती है, जहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं, तो उस जगह पर मैं आपसे समझना चाहूँ, इधर आइए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? सर, ये जो फैक्ट्री ना वैसे भी इलीगल है, क्योंकि जिस उसमें फैमिली रहती है वहाँ पे कोई काम करने का कोई मैटर नहीं होता। हमारे साले वगैरह भी यहाँ पे, मैं सुबह 5 बजे से जागा हुआ, आप देख सकते हो, मैंने कभी मुँह नहीं धोया अभी तक। मेरे ये साले वगैरह जितने भी ये सब उसी में ही थे। मैं सुबह 5 बजे, इनका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे आग लग गई। ये पहली मंजिल पर रहते हैं, पहली मंजिल से मैं वहाँ भागा, इनको मैंने निकालने के बाद में पता चला दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं इन मंजिल पे आग लग चुकी थी, बहुत भयंकर वाली। खैर बाहर निकल गया है। मैंने 32 लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा है निकलते हुए। मैं सुबह 5 बजे से जागा हुआ, मैं
आप मेरी सूरत देखते, अभी तक मैंने मुँह नहीं धोया है। अच्छा, मौके में जो लोगों को बचाने का काम आप कर रहे थे? हाँ, तो ये लगा है कि यहाँ पर इससे पहले 1 साल पहले भी इसमें आग लग चुकी थी इस फैक्ट्री के अंदर। ये फैक्ट्री बनी हुई है 500 से 600 गज के अंदर। 600 गज? हाँ, और ये कम से कम 400-500 400-500 आदमी काम करते हैं उसके अंदर। अच्छा, उस बिल्डिंग में? हाँ, नीचे से लेके ऊपर तक, ग्राउंड फ्लोर से लेके और चौथी मंजिल तक ये सब लोग वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि 150 लोग के आसपास वहाँ हॉस्पिटल के अंदर पहुँच चुके हैं, जिसमें कि वो मरे हुए भी हैं और जिंदा भी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ, चिमनी मिल के अंदर। चलिए, इस वक्त हम रुक करेंगे अस्पताल का। अनिल मिश्रा हमारे नुमाइंदे अस्पताल के पास खड़े हैं। अनिल, आप क्या इस वक्त जानकारी देंगे? रवि मिश्रा। बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि इस वक्त मैं LNGP अस्पताल पे मौजूद हूँ, जहाँ पर परिजनों का आना जाना शुरू हो गया है। वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, वो सुरक्षित हैं भी कि नहीं, वो जीवित हैं भी नहीं, या फिर वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में LNGP अस्पताल में अफरा तफरी में लोगों को भर्ती कराया गया। मेरे साथ बात करने के लिए परिजन है। आप किसको तलाश रहे हैं सर, और क्या वो सुरक्षित हैं? बताना चाहें वो कहाँ के हैं? मुशर्रफ अली है, जिला बिजनौर, गांव का नाम है टांडा। वो हमने तलाश से देखा जाके तो खत्म हो चुके हैं। तो कितने लोग हैं और भी यहाँ पे तमाम लोग हैं, और कब मिली आपको सूचना? क्या आखिरी बार बात हुई थी आपकी उससे? 5:30 बजे करीब उससे फ़ोन किया, उसी ने गांव में, मुशर्रफ ने जी, गांव वालों से कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे आग में फंसा हुआ हूँ, मुझे बचाओ। गांव वालों ने कहा कि भाई ऐसा है, तू ही कोशिश कर वहाँ से निकलने की, कहीं देख के मौका कूद ले। यही बात करते करते वो फोन बंद हो गया उसका, पूरी बात फिर हो नहीं पाई है। मतलब जब ये सुबह सारी घटना घटी तो उस समय अफरा तफरी में, आनन फानन में सबसे पहले आपके करीबी ने आपको फोन किया, संपर्क किया मुशर्रफ ने जी, जो लड़का खत्म हुआ है जी, गांव में अपने घर पे। घर वालों ने फिर हमें यहाँ किया कि भाई ऐसे ऐसे हादसा है। फिर मीडिया पे देखा हमने वहाँ टीवी में कि वहाँ आग लगी है। बताया गया कि भाई अरविंद हॉस्पिटल में लाए गए हैं सब। तो हम यहाँ सवेरे ही भागे, सवेरे जाने नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दे रहे थे गार्ड वगैरह। फिर प्रशासन की मदद से हम अंदर गए, जाके फिर मालूम किया, प्रशासन ने फ़ोटो वगैरह दिखाए हमें। कई लोगों के नाम पते नहीं हैं, उन पर आईडी नहीं है, तो प्रशासन भी परेशान है जिसकी आईडी नहीं है। तो वो हमने फ़ोटोओं के जरिए पहचाना लड़के को। फोटो से पहचाना। मगर प्रशासन ने जो 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, तो क्या आप उससे खुश हैं? और क्या इस तरह की घटना पे आपकी क्या राय है? आपके अपने आप से दूर हो गए आज, क्या इस तरह की घटनाएं दोबारा होनी चाहिए समाज में? नहीं होनी चाहिए। ये जो घटना हो रही है इन पर रोक लगाई जाए। इस तरीके से ये तो मान लिया कि चलो पैसे से उसके बच्चों की मदद हो जाएगी, बाकी वो तो आ नहीं पाएगा। उसकी तो ज़िंदगी भर बच्चों को खलेगा कि भाई हमारा बाप कहाँ है या हमारा शौहर कहाँ है, और अकेला ही, उसके फादर भी नहीं है। यही पूरे जो अपना परिवार है यही चलाता था उसका खर्चा, और फादर इसके कुछ महीने पहले ख़त्म हुए हैं। तो रवि मिश्रा, जिस तरह से लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं अपने लोगों को खोजने के लिए, क्या वहां पर अस्पताल में इस तरह की कोई जो इंतजाम है कि लोग ढूंढ पाए, अपने रिश्तेदारों को देख पाए? कुछ इंतजाम हुआ है ताकि लोगों को सही जानकारी मिल जाए कि उनके रिश्तेदार वाकई अस्पताल में है कि नहीं है? क्या आप लोग जब अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि किस वार्ड में है, और क्या कोई ऐसी सुविधा है कि नाम देखकर उनकी पहचान बताई जा रही है, और वो कहाँ है? प्रशासन के पास जिसकी आईडी है वो पूरे आईडी के साथ प्रशासन लगा रहा है, पेपर बना रहा है उनके बॉडी के साथ में। और जैसे हमारे की आईडी नहीं थी, हमने कागजों में नाम वगैरह देखा, नहीं मिला, लेकिन अफसरों ने कहा कि भाई ऐसा है, आप बैठिए यहाँ। और एक आईओ के पास फ़ोटो हैं सबके, जितने भी इस हादसे के शिकार हैं, तो हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं। तो उनको आईओ को बुलाया गया, बड़े अधिकारियों ने बुलाया, बेचारों ने बड़ी हमारी मदद की, तो उसमें हमने फ़ोटो देख के पहचाना उसे। बिल्कुल, आपको बता देना चाहूँगा कि पहचान की थोड़ी समस्या हो रही है। लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने परिजनों को तलाश रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं, उनका कहना है कि वो खोज नहीं पा रहे, उनका पता नहीं चल पा रहा कि वो कौन से वार्ड में हैं, वो सुरक्षित है भी या नहीं। मगर उनकी चिंता
पूरी तरह से बरकरार है और अभी भी वो चिंतित है और एक आस है, एक उम्मीद है कि उनके अपने शायद इस आगजनी में बचकर निकल जाए। जी। साफ तौर पे आपने इनकी बात सुनी तो इनका साफ तौर पे कहना था कि एक लौता व्यक्ति था जो इनके घर में कमाता था, उनके पिता नहीं थे, 2 पैसे वो अपने घर के लिए जुटाता था, उत्तर प्रदेश से दिल्ली ऐसे शहर में आया और मेहनत मजदूरी करता था। बिल्कुल, बिहार के कई ऐसे लोग हैं, गरीब लोग इस तरह की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं और मकामी लोग वहां पर शंकर आनंद के साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं और कर लूंगा शंकर आनंद, जिस तरह से लोग अस्पताल पहुंचाए गए जख्मी या फिर जो लाशें वहां से निकली हैं, क्या प्रशासन ने, सरकार की तरफ से वहां पर कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन की गई है? लोगों को क्या पता है कि वहां कितने लोग थे, कि कौन कौन लोग काम कर रहे थे, कितनी फैमिलीज उस बिल्डिंग में थी? क्या लोगों को जानकारी है उसकी? देखिए, जो घटनास्थल है, घटनास्थल पे अभी भी पुलिस की टीम मौजूद है। इसके साथ साथ एफएसएल की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। जो लोग थे, जो वहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर थे, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बाकायदा वो कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इस वक्त में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ जी। जिस बिल्डिंग में आग लगी, आज लगी है, उस बिल्डिंग में पहले भी आग लगी थी और उस बिल्डिंग में पहले आग लगी थी, इसके बारे में बकायदा हम बात करते हैं चश्मदीद से भी बकायदा। अच्छा, इस बारे में बताइएगा कि बिल्डिंग में पहले भी आग लगी थी क्या? हाँ सर, पहले आग लगी थी एक साल पहले, लेकिन उसमें क्या था कि इतना नुकसान नहीं हुआ था कि जितना आज हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि उस बिल्डिंग में इतनी आग लगी थी कि सब लोग बच गए थे, उसमें कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ था कि किसी की जान जाए। लेकिन इस टाइम पे ऐसा है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि 32 लोग तो मेरे सामने ले जा चुके हैं। बाकी ये पता नहीं कि कितने मरे कितने नहीं मरे। बाकी ये कि इन लोगों को देखना चाहिए कि इल्लीगल जगह पर इनको पहले ही वॉर किया करा है। मतलब कि साफ तौर पे जिस बिल्डिंग में आज आग लगी है, जिस बकायदा उस हादसे में 45 से ज्यादा लोगों के औपचारिक तौर पे मरने की पुष्टि कर दी गई है, तो कहीं न कहीं एक लापरवाही का मामला साफ तौर पे नजर आता है, क्योंकि इस बिल्डिंग में पहले भी आग लग चुकी है और उस मामले पर हल्का सा लीपापोती करके फिर उस बिल्डिंग को वहां पर काम करने की इजाजत दे दी गई। तो आखिर ये मामला कैसे ये बर्पा, किस तरह से लापरवाही हुई, इन तमाम मामलों की पड़ताल अब आगे विस्तार से की जाएगी। और इस मामले में अभी फिलहाल पुलिस की टीम मौके पे मौजूद है, जो हर एक जो लोग हैं, जो मृतक हैं, मृतक से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ ही जो घायल हैं उनसे बकायदा इस मामले में पड़ताल की जा रही है। जिस वक्त में अभी हमारी जिनसे बातचीत, शंकर आनंद और रवि मिश्रा, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, जो कुछ अपडेट होता है हम आपसे राब्ता करते रहेंगे। कि बहरहाल लापरवाही एक तरह से सामने आ रही